दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। ये जो हम लोगों ने लास्ट क्लास से पढ़ा था करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, इस करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में आपकी आवाज धीरे आ रही है। मेरी आवाज धीरे आ रही है? अभी भी एक प्रॉब्लम ही है। हेलो, आ रही है आवाज? यस यस सर पढ़िए। यस सर। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने करेंसी रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा था, उस करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली था क्या कि हम लोग किस तरीके से करेंसी से जुड़े हुए रिस्क को कम कर सकते हैं। क्योंकि आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मेरी आवाज आ रही है? नो सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर, अभी ठीक है। हाँ, तो उसको मल्टीपल करेंसीज में डील करना पड़ता है और इम्पोर्टेंट ये है कि हर करेंसी का एक्सचेंज रेट अलग अलग समय में अलग अलग होता है। तो हम लोग किस तरीके से हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था? एनीबडी हु कुड आंसर द वेरी फर्स्ट मेथड? फर्स्ट मेथड में क्या था, कोई मुझे बताएगा? सारे करेंसीज का मीन वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। मीन वैल्यू कहने का मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जितनी भी करेंसीज है, हर करेंसी का मीन वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। सिर्फ एक्सेप्शन क्या होगा? स्टॉक का एक्सेप्शन होगा, क्योंकि स्टॉक जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग उसका वैल्यूएशंस करते हैं। स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इसको कंसिडर करते हैं और दो से डिवाइड करके हम लोग उसका एवरेज स्टॉक का वैल्यू निकाल लेते हैं। जो दूसरा तरीका है उसको करने का वो क्या है? दूसरा तरीका क्या है तोशी? दूसरा तरीका क्या है तोशी? सर दूसरे तरीके में हम लोग क्या करते हैं? हाँ, दूसरे तरीके में हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये कहा गया कि हर दिन जो भी ट्रांजैक्शंस होता है अलग अलग एक्सचेंज रेट्स पे होता है। जो सेम डेट पे हम लोग जो अलग अलग एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसी दिन हम लोग उसको कन्वर्जन करके लिख दें। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इतने ज्यादा होते हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि आप रोज उसको वैल्यूएशंस करके लिख पाए। राइट? हेलो? यस सर। यस यस सर। सर। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया में और जनरली सब जगह कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है? फर्स्ट मेथड फॉलो किया जाता है। ठीक है, अगर आप सेकेंड मेथड में दोबारा से पढ़ दूं, द सेकेंड मेथड एम्प्लॉयज द रेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डेट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जिस डेट पे हुआ है उसी डेट पे हम लोग ट्रांजैक्शन का जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से काम करेंगे। हाउएवर दिस मेथड मे हैव इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्टीज in view of
numerous transactions involved in profit and loss account. In view of logistic के point of view से अगर देखा जाए, problems in the second method, the first method is more appropriate. सब कोई first method को ही follow करता है generally. आगे है the gains or losses resulting from the translation exercise are included in the account called translation difference. ठीक है, ये आप इसको याद रखिएगा। जो फर्स्ट मेथड से जो ट्रांसलेशन, देखिए ट्रांसलेशन वर्ड का मतलब क्या हुआ, ट्रांसलेशन मतलब हम लोग कहते हैं ना ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट का मतलब क्या हुआ, अनुवाद करना। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो गया, जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका जो वैल्यू होगा उसको आप जब किसी एक पर्टिकुलर करेंसी के अगेंस्ट में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अगर आप फर्स्ट मेथड से मतलब ट्रांसलेशन लॉस को या गेन को या ट्रांसलेशन रिस्क को एडजस्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग एक वो जो गेन या लॉस होता है उसको एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिस अकाउंट का नाम है ट्रांसलेशन डिफरेंस। ठीक है, द क्लोजिंग रेट मेथड इज वाइडली यूज्ड इन द यूके, द नीदरलैंड्स, the USA and Japan. By this method, there is a reduction or increase in equity capital as any difference arising out of exchange variations is shown in shareholders account. In India, generally this method is used. ठीक है, ये तो हो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेथड्स। कह रहा है द मॉनेटरी आइटम्स जैसे क्या क्या हो गया, कैश, रिसीवेबल्स, डेट्स एटसेट्रा आर ट्रांसलेटेड एट द क्लोजिंग रेट, while rest यानी कि फिक्स्ड एसेट्स या स्टॉक्स, इक्विटी एटसेट्रा आर रिटेन्ड एट हिस्टोरिक रेट्स। हिस्टोरिक रेट्स का मतलब क्या हो गया, व्हाट आर हिस्टोरिक रेट्स? जो पास्ट में प्राइस का रेट था सर। पुराने रेट्स। क्या बोल रही तोशी, हिस्टोरिक रेट्स का मतलब? सर जो पुराना रेट होगा उसका। हेलो, हिस्टोरिक रेट का मतलब होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब जिस रेट पे आपने एसेट को परचेज किया डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट्स के बाद, उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिक रेट। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिक रेट। और क्लोजिंग रेट का मतलब क्या हो गया, क्लोजिंग रेट का मतलब हो गया कि द प्रेजेंट रेट जो है, जिस रेट पे हम लोग उसको क्लोज करते हैं। तो कह रहा है कि जो जितना भी मॉनेटरी आइटम्स है जैसे कैश, रिसीवेबल, डेट्स एटसेट्रा आर ट्रांसलेटेड एट क्लोजिंग रेट, वाइल बाकी जो है फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक्स वगैरह या इक्विटी आर रिटेन्ड एट हिस्टोरिक रेट्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बाय दिस मेथड देयर इज अ गेन। अगर हम लोग इस मेथड के सहारे देखें लायबिलिटी, ये अब कैसे एसरटेन किया जाएगा? फिक्स्ड एसेट है, देखिए टेबल अगर हम लोग देख पा रहे होंगे, ट्रांसलेशन बाय मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी मेथड, तो इसमें एसेट्स दिया हुआ है 2 लाख का, और इसमें फिक्स्ड एसेट्स है, स्टॉक है, क्लाइंट्स है, कैश है 36, और इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स है 36। ठीक है, ओनर्स इक्विटी भी है ये 35। देखिए इसमें 2 रेट है, आप रेट देख रहे होंगे, 2 रेट दिया हुआ है, एक 35 का और एक 36 का। इफ यू कुड सी, देख रहे हैं क्या, 35 और 36 लिखा हुआ है इस टेबल में। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2 रेट दिया हुआ है, 35 और 36। तो ये 35 36 क्या है? 35 36 है कि $1 यानी कि $1 रुपए के अगेंस्ट में 35 भी दिया हुआ है, और $1 का रेट कहीं कहीं 36 भी दिया हुआ है। तो ये 35 36 क्यों है? ये जो 36 है ये दिया हुआ है जो क्लोजिंग रेट है। कौन सा रेट है? दिस इज क्लोजिंग रेट। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दिस इज क्लोजिंग रेट। और ये जो 35 दिया हुआ है इसको हम लोग हिस्टोरिक रेट कहते हैं। क्या
क्या मान लिया हमने इसको? हिस्टोरिक रेट। हिस्टोरिक। तो अगर आप, हाँ, अगर आप ऊपर में एग्जाम्पल पढ़िएगा, ऊपर में जो इसके ठीक ऊपर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है सेकेंड मेथड में, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेथड में, तो क्लोजिंग रेट पे कौन कौन सा आइटम वैल्यू किया जाएगा? देखिए, कैश, रिसीवेबल्स, डेट्स एटसेट्रा, कैश, रिसीवेबल, डेट्स एटसेट्रा, जितना भी होगा उसको हम लोग क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करेंगे। और क्या फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, इक्विटी एटसेट्रा को हम लोग हिस्टोरिक रेट पे वैल्यू करेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स में देखिए 35 रुपीज लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 35, यानी कि 2 लाख डिवाइडेड बाई 35 आप जब भी करेंगे तो ये इतना डॉलर आएगा। उसके बाद स्टॉक भी फिक्स्ड रेट से होगा, तो स्टॉक का वैल्यूएशन था इंडियन करेंसी में 50,000 और $1.35 का था उसका हिस्टोरिक रेट, तो इसका नंबर ऑफ डॉलर के रूप में वैल्यूएशन आ गया। क्लाइंट्स, क्लाइंट्स मतलब रिसीवेबल्स हो गया, जिससे हमको पैसा मिलना है, तो ये हम लोग इसको डेटर्स कहते हैं। क्लाइंट्स को हम लोग रिसीवेबल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स का अगर आप वैल्यूएशन देखिएगा तो रिसीवेबल्स का यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है कि रिसीवेबल्स को हम लोग यहाँ पे देखिए ऊपर फर्स्ट लाइन में, यहाँ पे जो मैं घेर रहा हूँ गोल, ये रिसीवेबल एटसेट्रा को हम लोग किस रेट पे वैल्यू करते हैं? क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करते हैं। तो ये जो क्लोजिंग रेट पे वैल्यूएशन होगा, तो क्लोजिंग रेट हमारा 36 है। तो अगर आप देखिए इसको, तो क्लाइंट्स जो कि 30,000 का है उसको 36 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ डॉलर आ गया। कैश को भी हम लोग मॉनेटरी मानेंगे, इसको भी 36 से डिवाइड करेंगे। ओनर्स इक्विटी, इसको हम लोग एक हिस्टोरिक रेट से डिवाइड करेंगे, इसलिए देखिए 1,40,000 दिया हुआ है, उसको 35 से इसने डिवाइड किया है। लॉन्ग टर्म डेट, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म डेट है, और मतलब इसको भी हम लोग किस चीज से करेंगे? हाँ, नहीं नहीं, क्लोजिंग रेट से करेंगे। Closing लॉन्ग rate. लॉन्ग टर्म क्लोजिंग रेट से। ऊपर में देखो द मॉनेटरी आइटम्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैश, रिसीवेबल और डेट्स। कर्ज जितना भी है, कैश जितना भी है, रिसीवेबल जितना भी है, सबको क्लोजिंग रेट से करेंगे। तो क्लोजिंग रेट 36 है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म डेट। तो शॉर्ट टर्म डेट भी उसको हम लोग, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, उसको हम लोग क्लोजिंग रेट से ही करेंगे। तो अब आप इस तरीके से देखिए, लाइबिलिटी साइड देखिएगा तो लाइबिलिटी साइड डॉलर का वैल्यूएशन आ गया 8,166 और एसेट साइड आ गया 8,252। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है $86 का। कितने का डिफरेंस है? अगर 86। हम लोग ये हाँ, अगर हम लोग ये डिफरेंस देखें, ये एसेट साइड में 8,252 और इधर 8,166, तो डिफरेंस है $86 का। कितने का डिफरेंस है? $86 का। क्यों? क्योंकि हमने इसको ट्रांसलेट किया। ये सारा जो एसेट लायबिलिटी था वो इंडियन रुपी में दिया हुआ था, जिसको हमने यूएस डॉलर में ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करते समय हम लोगों को 2 रेट्स का ध्यान रखना है, एक क्लोजिंग रेट और दूसरा कौन सा रेट? हिस्टोरिक रेट्स। Historic rate. अब आप देखिए, अब आगे क्या लिख रहा है, चीजें क्लियर अब हो जाएंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। बाय दिस मेथड देयर इज अ गेन ऑफ $86। मतलब क्या हुआ? गेन कितने का हो रहा है? $86 का हो रहा है, क्योंकि मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, एसेट ज्यादा हो रहा है। कैसे निकाला है वो लिख दिया, 8,252 माइनस 8,166। दिस मेथड इज यूज्ड इन Latin American countries. It leads to the exchange differences on the net monetary balance, monetary asset minus non-monetary asset in the balance sheet. इसको हम लोगों को क्या करना है? मॉनेटरी एसेट में से नॉन मॉनेटरी एसेट्स को माइनस करने से जो बैलेंस शीट में आएगा। अब आइए थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है? करंट या नॉन करंट मेथड। पहले मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी समझ में आया कि नहीं आया? मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अगर यहाँ पे लाइबिलिटी का वैल्यूएशन ज्यादा आ जाता, मान लीजिए लाइबिलिटी का वैल्यूएशन हमारा आ जाता 8,300 और एसेट का वैल्यूएशन आ जाता 8,240, तब क्या होता? तब क्या होता? तो $60 का लॉस होता। $60 का लॉस होता। क्यों? क्योंकि एसेट का वैल्यूएशन लाइबिलिटी से कम है। ठीक कम है, है। वेरी गुड। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो साक्षी बहुत दिन बाद, साक्षी तुम्हारी बहुत दिन बाद आवाज सुनाई दी है।
हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर ये थर्ड मेथड में, करंट और नॉन करंट मेथड। द करंट एसेट एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसलेटेड। इसमें ध्यान दीजिएगा, कह रहा है करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज एट क्लोजिंग रेट व्हाइल रेस्ट आर रिटेन्ड एट हिस्टोरिक रेट्स। सिर्फ ध्यान क्या देना, बस यही एक लाइन इंपॉर्टेंट है। करंट नॉन करंट, यानी कि हमने क्या किया, एसेट लाइबिलिटी को दो हिस्सों में बांटा। इसके ऊपर क्या था, हमने एसेट लाइबिलिटी को दो हिस्सों में बांटा था। बांटने का आधार क्या था, एक था मॉनेटरी और दूसरा था नॉन मॉनेटरी। लेकिन इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मेथड में हम लोग एसेट को बांट तो रहे हैं, लेकिन बांटने का आधार क्या है, एक है करंट एसेट और दूसरा है करंट लाइबिलिटी, और नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो अब ये जो करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी, इसको हम लोग किस रेट पे वैल्यू करेंगे, किस रेट पे वैल्यू करेंगे, क्लोजिंग क्लोजिंग रेट पे। रेट। किस रेट पे, क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करेंगे। और जितना भी फिक्स्ड एसेट है और फिक्स्ड लाइबिलिटी है, नॉन करंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। नॉन करंट का मतलब फिक्स्ड, लॉन्ग टर्म। तो ये जितना भी लॉन्ग टर्म होगा एसेट लाइबिलिटी, सबको हम लोग हिस्टोरिक रेट के ऊपर फिक्स करेंगे। किस रेट पे फिक्स करेंगे, हिस्टोरिक रेट के ऊपर फिक्स करेंगे। और हाँ, और करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट को हम लोग क्लोजिंग रेट के ऊपर फिक्स करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देखिए, इसमें भी एक टेबल दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, क्लाइंट्स दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है। उसके बाद आप आइए, ओनर्स इक्विटी दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म डेट दिया हुआ है। अब बाबू यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ध्यान से सुनिए, ये मैं बताऊंगा नहीं, और आपको खुद से कैलकुलेट करना है बिना देखे हुए। मैंने क्या बताया कि आपको यहाँ पे एसेट लाइबिलिटी को दो हिस्सों में बांटना है। एक हो गया करंट और दूसरा हो गया नॉन करंट। दूसरा क्या हो गया, नॉन करंट। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। और यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड लाइबिलिटी। इस दोनों का वैल्यूएशन के लिए कौन सा रेट यूज होगा, क्लोजिंग रेट। इसके लिए कौन सा यूज होगा, हिस्टोरिक रेट। अब आपको करना क्या, अब यहाँ पे क्लोजिंग रेट फिर वही है, हिस्टोरिक रेट वही है। हमारा क्लोजिंग रेट जो है वो 36 है और हिस्टोरिक रेट हमारा 35 है। तो क्या होगा, फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड लाइबिलिटी को हम लोग 35 पे कन्वर्ट करेंगे। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी को हम लोग किस पे कन्वर्ट करेंगे, 36 पे कन्वर्ट करेंगे। एम आई क्लियर क्लास? यस सर। Yes, sir. तो अब आप देखिए, बिना देखे ऑनेस्टली मैं पूछ रहा हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा। फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, तो इसको किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे, बिना देखे बताइएगा। फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे, हिस्टोरिक रेट पे, हिस्टोरिक रेट पे सर, 35 पे। 35। 35 पे। ठीक है, वेरी गुड। अब दिया हुआ है शॉर्ट टर्म डेट। सर शॉर्ट टर्म Short-term डेट debt. क्लोजिंग रेट पे होगा। शॉर्ट टर्म डेट क्या हो गया, करंट हुआ या पहले करंट नॉन हुआ करंट सर, हुआ? वो करंट हुआ। वेरी गुड, करंट हुआ, यानी कि करंट लाइबिलिटी है, तो करंट लाइबिलिटी को क्लोजिंग रेट, तो क्लोजिंग रेट मेरा क्या है, 36 है। 36। ठीक है, अब आइए ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी क्या है, ओनर्स सर इक्विटी, ओनर्स इक्विटी नॉन करंट हो जाएगा। वेरी गुड, नॉन करंट। नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये फिक्स्ड लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो इसको हिस्टोरिक रेट पे कन्वर्ट करेंगे। तो हिस्टोरिक रेट क्या है मेरा, 35। 35। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, ये यानी कि नॉन ये करंट हो लॉन्ग टर्म जाएगा। लाइबिलिटी है, नॉन करंट हो जाएगा, तो हिस्टोरिक पे होगा, यानी कि 35 पे होगा। अब 5। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स किस पे होगा, रिसीवेबल्स किस पे होगा, सर ये करंट पे हो जाएगा क्यों, क्यों होगा, सर, क्योंकि रिसीवेबल्स को हम लोग वेकेंसी कहते हैं और ये करंट एसेट है, और करंट एसेट को हमेशा हम लोग क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करेंगे। क्लोजिंग रेट 36 है। कैश और स्टॉक, ये कैश और स्टॉक दोनों ही करंट एसेट है, दोनों ही करंट एसेट है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्लोजिंग रेट पे करेंगे। क्लोजिंग। ठीक है, अब आप देखिए,
कि अब अगर आप करंट नॉन करंट पे कन्वर्ट करते हैं तो एसेट का वैल्यूएशन आता है 8,213। एसेट का वैल्यू कितना आया? एसेट का वैल्यू आया एसेट का वैल्यू आया 8,213। अब अगर हम लोग लाइबिलिटी का वैल्यूएशन देखें तो लाइबिलिटी का वैल्यूएशन आया है 8,230। लाइबिलिटी का वैल्यू आया है 8,230। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? लाइबिलिटी बड़ा है और एसेट का वैल्यूएशन छोटा है। कितने से है भाई? 17। तो $17 का ट्रांसलेशन लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? $17 का ट्रांसलेशन लॉस। लॉस। ठीक है। बाय दिस मेथड देयर इज अ ट्रांसलेशन लॉस ऑफ $17। ठीक है। इट लीड्स टू अ मॉडिफिकेशन इन वर्किंग कैपिटल व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी चेंजेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या है? तो अब इसमें आप लोग थोड़ा कुछ पहले पॉइंट्स को खुद से पढ़ लीजिए एक बार। शुरू का 3 पैराग्राफ केवल आप लोगों को पढ़ना है, फिर हम लोग इसको एक साथ पढ़ते हैं। हुआ क्या? Yes, sir. हेलो Yes, हेलो, sir. सर Yes, sir. कुछ समझ में आया? Yes, sir. इकोनॉमिक एक्सपोजर किस चीज से अपने आप को एसोसिएट करता है? विथ व्हाट इकोनॉमिक एक्सपोजर इज एसोसिएटेड? देखिए, जब आप रिस्क मैनेजमेंट या जब आप इंटरनेशनल फाइनेंस पढ़ते हैं तो एक्सपोजर का मतलब हुआ रिस्क। एक्सपोजर का मतलब क्या हो गया?
रिस्क। कोई भी ट्रांसलेशन एक्सपोजर हो गया, इकोनॉमिक एक्सपोजर हो गया, इसका सीधा सा मतलब होता है रिस्क। अब ये इकोनॉमिक एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ कि आप जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने में मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व होती है, मल्टीपल करेंसीज। तो जब मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व होंगी तो नेशन के या किसी भी इकोनॉमी के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के ऊपर, वहां के सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि कहां की करेंसी किस करेंसी के अगेंस्ट में स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है। नॉट ओनली दिस, अगर सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज का इंटरवेंशन होगा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को जब हम लोग असेस करेंगे तो स्वाभाविक है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किसी पर्टिकुलर करेंसी का जो डिमांड और सप्लाई है वो भी अफेक्टेड होगा। तो जब डिमांड सप्लाई अफेक्टेड होगा तो इट इज ऑब्वियस कि एक्सचेंज रेट भी ऊपर नीचे होगा, होना ही है, राइट। तो अब जब एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होगा तो वो सारे पार्टीज जो फॉरेन एक्सचेंज से डील करते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका भी रिस्क प्रोफाइल इन्फ्लुएंस होगा इससे। और बेसिकली हम लोग पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करें तो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स। तो इकोनॉमिक एक्सपोजर कुछ और नहीं है। इकोनॉमिक एक्सपोजर का मतलब यह हुआ कि जब आप डोमेस्टिक करेंसी, वर्ड पे फोकस कीजिएगा, जब आप डोमेस्टिक करेंसी या होम करेंसी उसके एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन की वजह से आप रिस्क को एसरटेन करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्सपोजर। एम आई क्लियर? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा हम लोग शेयर कर ले। इकोनॉमिक एक्सपोजर के ऊपर हम लोग आते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। There is a need to examine the impact of appreciation or depreciation of local currency. Local currency, local currency का मतलब होम करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी। होम करेंसी या, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है सर। हो रहा है सर। ठीक है, किस चीज पे इंपैक्ट? ऑन द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो पे। करेंसी एप्रिसिएशन, होम करेंसी एप्रिसिएशन से कैश इनफ्लो आउटफ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब आप इसको, इस इंपैक्ट को एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्सपोजर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ द लोकल करेंसी एप्रिशिएट्स, लोकल करेंसी एप्रिशिएट कर गई, इसका मतलब क्या हुआ? लोकल करेंसी के एप्रिशिएट करने का मतलब क्या? तो उसका वैल्यू बढ़ गया। हाँ, उसका वैल्यू बढ़ गया। बढ़ गया, बढ़ गया इनके, बढ़ हाँ, तो बढ़ गया का मतलब क्या? यू नीड टू सर, पे अब लेस ऑफ सर फॉरेन करेंसी के कम। सर अगर कोई बताएगा एप्रिसिएशन? फॉरेन करेंसी अगर हम हाँ, लोग को बोलो चेंज बोलो। कर करेंसी कम देना पड़ेगा। कम देना पड़ेगा, तो Yes. इसी को कहते हैं एप्रिसिएशन। तो कह रहे हैं इफ द लोकल करेंसी एप्रिशिएट्स, अगर लोकल करेंसी एप्रिशिएट कर गई
it is very likely that exports will be reduced. Exports क्या हो जाएगा? Reduce हो जाएगा as they become less competitive. Exports कम क्यों हो जाएगा? Local currency के appreciate करने से export कम क्यों होगा? लोकल करेंसी के अप्रिशिएट करने से एक्सपोर्ट कम क्यों होगा? अगर आप इंडिया में बैठे हैं, इंडियन रुपी अप्रिशिएट कर गई, तो अब आप फॉरेन मार्केट में सामान भेजेंगे